हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? जिस तरह से वर्तमान का समय आपको शीत लहर जो कड़ाके की ठंड है उसमें पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और चाहे आप अपनी रजाई में बैठे हैं लेकिन पढ़ने में आप पूरे तल्लीन होंगे। देखिए, सर्दियों का समय पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो आज हम दिनकर साहब की कविताओं जो रश्मि रथी है उसके तृतीय सर की कुछ पंक्तियों से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से आप सबको इंतजार था कि हिंदी विषय से जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी अब निकली है, वो हालांकि संख्या में थोड़े से कम पद हैं, लेकिन जैसा आप सबको पता है कि आरपीएससी ने, क्योंकि कुछ पद ऐसे थे जो बैकलॉग के रहे या जो कुछ पहले जो अभ्यर्थना भेजी गई थी उसमें जो कुल पद हैं वो है 2129 पद। आप सबको पता है कि कुल 2129 पदों पर वैकेंसी निकली है, लेकिन फिर भी आप सौभाग्यशाली हैं कि जो हिंदी है, हिंदी विषय में 288 पदों पर वैकेंसी आई है। आप देखिए, क्योंकि पहले आप खूब सारे पद देख चुके हैं, 288 का आंकड़ा कुछ छोटा आंकड़ा नजर आता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आपका केवल एक पद हमेशा सुनिश्चित रहता है। एक पद के लिए कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस को कैसे तैयार करना है, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा आप सब देख रहे हैं कि आरपीएससी जो है उसने सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हिंदी का जो सेकंड पेपर है उसका सिलेबस जारी किया है। तो हम डायरेक्ट अपने सिलेबस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो भी अभ्यर्थी है, अगर आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो सबसे पहला काम है आप अपने पाठ्यक्रम को याद कीजिए। अगर आपको पाठ्यक्रम याद नहीं है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसको पहले पाठ्यक्रम याद है कि मुझे क्या पूछा जाएगा, कहां से पूछा जाएगा, किस इंटेंसिटी अर्थात गहराई के साथ पूछा जाएगा, उसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए खंड एक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो शामिल किया गया है। उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो सबसे पहले जोड़ी गई है। अब वर्ण व्यवस्था में क्या है, सबसे पहले देखिए आप इधर स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, कि स्वर कैसे हैं, व्यंजन कैसे हैं। अब ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। स्वर और व्यंजन हिंदी की शुरुआत है, आधारशिला है। स्वरों के कितने प्रकार हैं, स्वरों के उच्चारण स्थान क्या है, उसी तरह व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या है। तो इनका हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वर और व्यंजन एक बार अगर आपने पढ़ लिए तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह हिंदी से जुड़ी हो, चाहे आपको अन्य किसी जैसे पटवार, एलडीसी, आरएस मेंस में जहां भी आपको भाषा की आवश्यकता होती है तो दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उच्चारण स्थानों को भी हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे। शब्दों के वर्गीकरण में जैसे स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द हैं। व्याकरणिक कोटियां आपके सामने हैं, विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय। तो विकारी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आ गया। अविकारी में क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। शब्द रचना देखेंगे, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इनके द्वारा कैसे की जाती है, ये इसमें आएगा। वाक्य रचना की बात करते हैं तो वाक्य रचना किस प्रकार से की जाएगी, वाक्यों के पूरे प्रकार कैसे किए जाएंगे, वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये तमाम तरह की चीजों को आपको धैर्य के साथ में बताया जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, शब्द शुद्धिकरण। अब देखिए, शब्दों को शुद्धिकरण के लिए हम हमारे परीक्षा में आपने जब प्रीवियस आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपने अनुभव किया होगा, हमेशा सदाबहार प्रश्न आते हैं, सदाबहार शब्दों के बारे में पूछा जाता है। ये शब्द आपके दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम आते हैं, उसी के बारे में शुद्धिकरण करवाया जाता है। ठीक वैसे ही वाक्य आते हैं,
वाक्यों का शुद्धिकरण भी उसी प्रकार से होता है। वाक्य में अलग अलग प्रकार की त्रुटियां छोड़ी जाती हैं, कर्ता को लेकर, कर्म को लेकर, क्रिया को लेकर, समुच्चय बोधक शब्दों को लेकर, या फिर कुछ अनावश्यक शब्द आ गए, या कुछ विभक्ति चिन्हों का गलत प्रयोग किया गया, तो तमाम तरह की अशुद्धियां इसके अंतर्गत रहती है। विराम चिन्ह का परिचय, इसको बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा सहज ले जाते हैं। विराम चिन्ह एक छोटा टॉपिक जरूर है, लेकिन विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो कहाँ कैसे करना चाहिए, ये भी एक वैज्ञानिक तकनीकी का आयाम है। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये लोकोक्तियां हैं। तो लोकोक्तियों में क्या होगा कि आप मुहावरे और लोकोक्तियां आपको वो पढ़ाई जाएंगी जो दैनिक जीवन में काम आती है, और सदाबहार लोकोक्तियां हैं, दिखने में आसान लगती हैं लेकिन उनका वाक्य में प्रयोग करना या अर्थ की दृष्टि से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर अपठित गद्यांश आता है, पद्यांश आता है। इसको भी पढ़ने की एक तकनीक होती है, समझने की एक तकनीक है, उसकी संवेदना कैसी है, या फिर उस संवेदना को आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसके ऊपर भी हम विस्तार से विचार करेंगे। क्योंकि देखिए गद्यांश और पद्यांश आपको प्रस्तुत होता है, परीक्षा के प्रश्न पत्र में वो शामिल है, तो उसको पढ़ करके आप कैसे उसका उत्तर दें, इसके लिए आपकी समझ किस प्रकार से विकसित होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करेंगे। फिर आता है खंड 2, ये आता है स्नातक स्तर। अब तक तो आपने देखा कि आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक का जो पाठ्यक्रम आप वो पढ़ रहे हैं। अब आपको गौर करना है स्नातक स्तरीय जो बिंदु है, शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण। अब शब्द शक्ति आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, लेकिन कई बार अभिधा अभिधा है इस पर भी शक होने लगता है। लक्षणा में कौन सी लक्षणा है, रूढ़ा लक्षणा है, सारोपा है, प्रयोजनवती है, हमें पता नहीं चल पाता। तो उसकी भी हम गहनता से पूरी अध्ययन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। और फिर व्यंजना हो, व्यंजना के प्रकार हो, क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड में भी प्रकारों के अंतर्गत क्वेश्चन आने लग गए। अब सदाबहार पुराने प्रश्न थोड़े से कम आते हैं। फिर आता है काव्य की रीतियां, काव्य के गुण, काव्य के दोष। अब रीतियां तो बेसिकली 3 आती है, गोड़ी, वैदर्भी, पांचाली, और उसी के आधार पर 3 काव्य गुण है, प्रसाद, माधुर्य, ओज। तीनों का आपस में अंतर संबंध क्या है, इनके विशेष प्रकार के उदाहरण कैसे हैं, जो हमेशा अच्छे प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। और काव्य दोष आपके इसमें बाकायदा नाम सही जोड़े गए हैं, श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतीत्व, क्लिष्टत्व और अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व। इनके छोटे छोटे नियम धर्म आप पलक झपकते ही, जैसे ही काव्य पंक्तियों को देखते हो, आसानी से ये समझ में आ जाते हैं। फिर अलंकार भी आपके विशेष रूप से कौन से अलंकार चलते हैं, इनका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, ये हमेशा जो भी सामान्य काव्य है उसमें आपको बहुतायत से मिलते हैं। असंगति थोड़ा कम मिलता है, संदेह और भ्रांतिमान एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधाभास और मानवीकरण। तो यहां हम इन तमाम अलंकारों के विशेष उदाहरण समझते हुए चलते हैं। फिर आता है छंद। छंद भी देखिए गिनती के छंद जोड़े गए, द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा और चौपाई। ये सोरठा है। तो दोहा, सोरठा और चौपाई जो है ये सबसे सरल छंद माने जाते हैं। आप रूप की दृष्टि से भी देख के पहचान सकते हो। श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, इनमें थोड़े से वाचक शब्द आते हैं, कहीं आपको शब्दों का लेखन कैसा किया गया है, प्रस्तुति कैसी गई है, उपमेय, उपमान, गुण, धर्म या वाचक शब्दों को पहचानते हुए हम चलते हैं। रस आता है। रस एक बेहतरीन बिंदु है। रस का प्रश्न हमेशा मेरिटोरियस होता है। देखिए छंदों में तो वर्णिक है या मात्रिक आप गिनती कर लेते हो, दोष भी पहचान लेते हो। गोड़ी, वैदर्भी, पांचाली में भी एक बहुत अच्छा पाठक या अच्छा विद्यार्थी, उसको कोई संकट नहीं होता। रस के अंतर्गत थोड़ा सा आपको रस का स्वरूप है, रस के अवयव हैं, रस के भेद हैं, इस पर गौर करने की आवश्यकता होती। और गौर भी कैसा करेंगे कि आपको रस का उदाहरण है, उसमें आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, किस आचार्य ने इस रस का प्रवर्तन किया, किस रस के कौन से संचारी भाव होते हैं, इनमें थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण
और संवेदनात्मक दृष्टिकोण आपको अपनाना है। फिर आता है देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो क्या है, इतिहास को थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा दी गई। सेकंड ग्रेड में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर, और उसके अंतर्गत आता है इतिहास। इतिहास का नामकरण है और इसका काल विभाजन है। अब नामकरण में आप सबको पता है कि आदिकाल के नामकरण की विभिन्न प्रकार की समस्याएं रही है। आदिकाल को विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। आदिकाल को किसी ने अंधकार काल कहा, शून्य काल कहा, आरंभिक कहा, प्रारंभिक कहा, आदिकाल कहा, बीज वपन काल कहा। तो ये तमाम तरह के जो नाम है और ये किसने कहे, क्यों कहे, ये सारा प्रकरण हमें समझना है। काल विभाजन भी सबका अलग अलग है, ये भी हम विस्तार से समझेंगे। आदि भक्ति और ये आधुनिक काल त्रुटि होगी यहाँ पर, इसका आता है रीति काल। तो आदि भक्ति, रीति और आधुनिक काल, ये चार काल है। इन चार कालों को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे? इन सब में काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, ये सामान्य सा बिंदु है। काव्य धाराएं, प्रवृत्ति, प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, अर्थात कौन से कवि थे, प्रवृत्ति मतलब विशेषताएं कैसी थी, लाक्षणिक रूप से, भाषा की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, परिवेश की दृष्टि से। और रीति काल में पद्य का विकास हुआ। और ये रीति काल का, रीति में आप सबको पता है कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीन प्रकार के कवि हैं। इनको हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। फिर आधुनिक काल में क्या होता है, ये गद्य का विकास है। भारतेंदु युग में गद्य का विकास हुआ, द्विवेदी युग में उसको और ज्यादा पोषण मिला। छायावाद में गद्य और पद्य दोनों का ही स्वर्णिम काल रहा है, जिसको गद्य की दृष्टि से कहानियों में हम प्रेमचंद युग कह देते हैं, उपन्यास में कह देते हैं। तो यहाँ हमें द्विवेदी युग से छायावाद में साहित्य समृद्ध रूप से परिलक्षित होता है। प्रगतिवाद और नई कविता को भी हम नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ेंगे। फिर गद्य का जो विकास हुआ उसमें अलग से कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, ये कैसे हैं, इनके ऊपर भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा आते हैं। हिंदी भाषा आरंभ से कैसे धीरे धीरे इसका विकास हुआ। शुरू में गद्य साहित्य, गद्य के जो ग्रंथ थे, जहां हिंदी पद्य से गद्य की तरफ कैसे आई, उसका भी विकास है। भाषा जो है वो उद्भव विकास में इसके संवैधानिक विकास को भी हम शामिल करते हैं। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और हमारी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ, लिपि की विशेषताएं क्या हैं, लिपि का मानकीकरण क्या है, और हमारी इस देवनागरी लिपि के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है। इन तमाम तरह के बिंदुओं पर हम विमर्श करेंगे। फिर आता है पद्य भाग, जिसको हमें ग्रंथों के माध्यम से या जो भी साहित्यकार हैं उनकी जिन रचनाओं को संकलित किया गया है उसके माध्यम से पढ़ना है। तो कबीर ग्रंथावली सबसे पहले आती है। कबीर की साखी जोड़ी गई है, प्रथम 5 अंक एवं जो 10 पद हैं, पहले 5 अंगों के 10 पद, इसके संपादक रहेंगे श्याम सुंदर दास। ये कबीर का रहस्यवाद है, कबीर की भाषा है, कबीर का निर्गुण स्वरूप कैसा है, इसको हम इसमें समझ पाएंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। रामचरितमानस का पूरा बालकांड है, ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ अध्ययन का बड़ा संकट है। और बालकांड से निश्चित रूप से कई बार तो 2-3 प्रश्न आ जाते हैं और वो सारे प्रश्न मेरिटोरियस प्रश्न होते हैं, तो यहाँ भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सूरदास का भ्रमर गीत सार है, प्रथम 20 पद है, जो आचार्य शुक्ल ने उसका संपादन किया है। मीराबाई की मीरा पदावली, प्रथम 20 पद, ये बहुत सरल है। बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे और सूर्यमल मिशन के वीर सतसई के प्रथम 20 दोहे, जिसके संपादक नरोत्तम दास, नरेंद्र भानावत और अब आता है सबसे जो प्रगतिवादी कवि है रामधारी सिंह दिनकर।
जिनकी कविताओं से रश्मि रथी की पंक्तियों से हमने इस सेशन का आगाज किया है। यहाँ आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है कुरुक्षेत्र, जो 1946 में प्रकाशित होता है। इसका प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है कुरुक्षेत्र का। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके जोड़ा गया। श्रद्धा सर्ग बहुत ही अच्छा और पठनीय, चिंतनीय और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध और उत्कृष्ट माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है, जिसमें भाव और मनोविकारों को लेकर 17 निबंधों का संकलन है। उसमें उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये निबंध हमें पढ़ने हैं। फिर मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के 3 ही नाटक हैं। लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है और आधे अधूरे। ये किसी ना किसी पाठ्यक्रम में आपको मिल जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तीनों जो नाटक हैं ये आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ लहरों के राजहंस नाटक हमें पढ़ना है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है खून का टीका, ये रचना भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे। कहानियां बहुत सरल जोड़ी गई है। कहानियों में आपने देखा उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। और ये प्रथम विश्व युद्ध में जो लहना सिंह है उसकी अनकही प्रेम कथा है। पूस की रात, ये प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और अभी पोष सर्दियों में पोष के महीने जैसी कड़ाके की ठंड भी शुरू होगी। पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज जी हैं, प्रगतिशील लेखक हैं। उजाले के मुसाहिब विजयदान दे था, जिनको बिज्जी के नाम से जाना जाता है, ये भी हम इनकी कहानियों को विस्तार के साथ पढ़ेंगे। और खंड 3 आता है, ये आता है शिक्षण विधियों का। ये भी आप हर परीक्षा में, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां। तो हिंदी शिक्षण क्या है, हिंदी टीचिंग क्या है और टीचिंग के मेथड्स क्या है। यहां आप देखेंगे कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण होगा। श्रवण क्या है, उच्चारण क्या है, वर्तनी क्या है, वाचन क्या है, सस्वर व मौन वाचन क्या होता है, अभिव्यक्ति लिखित एवं मौखिक क्या है। इन सब के ऊपर हम सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं, दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण कैसे होगा, शिक्षण की विधियां क्या है, पाठ योजना क्या है, उसका निर्माण कैसे होगा, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि इकाई व दैनिक गद्य शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण क्या है, व्याकरणिक शिक्षण क्या है, रचना शिक्षण क्या है, कहानी शिक्षण क्या है और नाटक शिक्षण क्या है। क्योंकि हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें कविता कैसे पढ़ाई जाए, नाटक कैसे पढ़ाया जाए, निबंध कैसे पढ़ाया जाए, कहानी कैसे पढ़ी जाए, ऐसे सारे तमाम तरह के प्रकरण इसमें शामिल है। अब यहाँ भाषा शिक्षण में क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक है उपचारात्मक परीक्षण। इनका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और दूसरा है भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री कौन कौन सी उपयोग में ली जाती है। प्रश्न ऐसे आते हैं, निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाए, तो एक व्यवहारिक प्रश्न इसमें से बन जाता है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन और पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन क्या है। एक तो लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाते पढ़ाते पाठ के अंतर्गत ही आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, विद्यार्थियों का मूल्यांकन हो गया। और एक पाठ को पढ़ाने के पश्चात में जो पाठ्य सामग्री है उससे मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो ये इस प्रकार से तमाम तरह की जो हमारे पाठ्यक्रम की हमने विवेचना की वो आपके सामने प्रस्तुत हुई। तो दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी छोटी कह सकते हैं, पद थोड़े कम कह सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कम पदों में पढ़ने वालों के सिलेक्शन के चांस हमेशा ज्यादा रहते हैं। क्योंकि अमूमन विद्यार्थी ये सोचता है कि इतने कम पदों में मेरा सिलेक्शन तो क्या ही होगा, तो वह अपने आप को उस असफलता की कतार में लगा करके खड़ा कर लेता है। तो वहां हमारे लिए सिलेक्शन के आसार तब बढ़ जाते हैं जब हम उस कतार से अलग होकर के कम पोस्ट में भी अपना टारगेट ऐसा चुनते हैं कि हम मुझे इसमें से एक पोस्ट लेनी है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं
कि आरपीएससी के द्वारा जो ये भर्ती जारी की गई है उसमें आप अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक पद मिलने वाला है। और आप मेहनत करते रहिए। और इस सिलेबस को विस्तार से हमने विश्लेषित किया। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक बिंदु की हम बहुत गहनता से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल एक बार फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सम्यक हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको सतत आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, आपके सिलेक्शन से जुड़ी हुई, पाठ्यक्रम की रणनीति से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।